पत्रकारिता के लिए किस चीज ने प्रभावित करा आपको? कहीं ना कहीं मेरा मीडिया में एक रुचि थी, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी अंदर से कि मैं ये भी जानूं, मैं वो भी जानूं। तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे लगता है कि आज मैं मीडिया फील्ड में हूँ। और मैं उन बच्चों में से हूँ जो क्लास में खड़े होने से भी डरते थे कि मेरा आंसर सही होगा या गलत। अभी तो आप बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री लोग जाते हैं या फिर बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर के आप इंटरव्यूज वगैरह करती हैं। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप अपने डर से लड़ते हो तो वो डर खुल जाता है। लेकिन अभी भी लड़कियों को लेकर के माँ बाप थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं, लेकिन आपको तो लंदन उन्होंने भेज दिया, आपके घर वालों ने। मेरे पापा का एक एम था कि मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है। जब मैं लंदन में भी देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स हिम्मत करके उनको भेजते ताकि वो आगे बढ़ सके। आप यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में पहला दिन आपका कैसा रहा? वो भारतीय स्टूडेंट्स को बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से देखते हैं? आपको जब डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं तो पहली बार में आपको लगता है कि कुछ अलग है यहाँ पे, मतलब इस क्लासरूम में कुछ नया है। प्लस जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ बच्चा बन के ही रहते हैं, मतलब बच्चा बन के लाइक फ्रेंड्स। हाँ, कि आप हमें नाम से बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, XYZ जो भी आपके मन में है, उस तरीके से वहाँ का माहौल है पूरा। तो भारत पाकिस्तान तो हमेशा दुश्मन की तरह रहते हैं, तो वहाँ वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से, ऐसे दुश्मनी के भाव से देखते हैं या फिर वो थोड़ा फ्रेंड्स के टाइप के रहते हैं? आजकल इंडिया और पाकिस्तान वाले वहाँ साथ में रहते हैं। मेरे कुछ नोन में ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो साथ में एक घर में रह रहे हैं, और जो एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, पर बहुत अच्छे से रहते हैं। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम और लंदन का एजुकेशन सिस्टम, एक कंपैरिजन भी थोड़ा सा बताइए कि क्या खासियत है वहाँ? इंडिया में इट्स लाइक कि आपके एग्जाम्स है तो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है। वो थिंकिंग नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी एक इंडिपेंडेंट स्किल डेवलप करवाते हैं जिसमें रिसर्च आ गया, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए, आपके अपने ओपिनियंस आ गए, उस पर वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। नमस्कार, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनंदिनी शर्मा। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बिजौलिया से निकलकर इंग्लैंड के एक बड़े शहर लंदन में पहुंचकर पत्रकारिता में अपना एक बड़ा नाम कमाया है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और आज उनकी जो सफलता की कहानी है, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से पहुंचकर लंदन जैसे बड़े शहर में पहुंचने की जो कहानी है, उसे हम सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। राजनंदिनी, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए राजस्थान का, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों को। थैंक यू सो मच मंडलेश्वर जी, बी ऑनेस्ट में मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई है, मैं एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है खड़ीपुर, जो मेवाड़ में है, राजस्थान में। और मेरा होम टाउन जहाँ पे मैं पैदा हुई वो है बिजौलिया। खड़ीपुर मेरे दादा वगैरह सब वहीं रहते थे। वहाँ पे मुश्किल से वो गांव में सिर्फ 150 लोग रह रहे हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा आदिवासी थे। और ब्राह्मणों का, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो सिर्फ एक ही घर था। उसके बाद वहाँ पे भी स्कूल्स वगैरह नहीं थी। उस टाइम पे मेरे पापा ने लॉ की, उसमें ग्रेजुएट हुए। आज मेरे पापा एडवोकेट हैं। लेकिन उसके बाद खड़ीपुर से मेरे जो पापा हैं वो बिजौलिया शिफ्ट हो गए और मेरे आधी से ज़्यादा फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई है। वहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं थे फिर से जब हम पैदा हुए तब। तो मेरे पापा का ये था कि जो स्ट्रगल्स उन्होंने देखे हैं वो उनके बच्चे ना देखे, तो उन्होंने एजुकेशन के लिए हमें बाहर भेजा। और एजुकेशन मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो मोदी स्कूल से की है, जो सीकर लक्ष्मणगढ़ में है। तो 6th क्लास से मैं बाहर हूँ और अभी तक भी मैं बाहर हूँ। मतलब उस टाइम मैंने शुरू किया था और आज मैं लंदन हूँ। अभी तो कुछ ज़्यादा ही बाहर हैं आप। हाँ, तो मैंने बस एक ही चीज़ सोची थी कि मेरी जो कहानी होगी वो सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं होगी, उसके बाहर भी जाएगी। तो आज जिस हिसाब से फैमिली सपोर्ट है, जो मेरी हार्डवर्क है और मेरा पैशन है इस चीज़ को लेकर, मुझे लगता है उसी सब चीज़ों ने वहाँ पर पहुँचाया है। आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो भी यहाँ राजस्थान से किया पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता के लिए आपने किस चीज़ ने प्रभावित करा आपको? जर्नलिज्म मेरे जब मैं स्कूल में थी, मोदी स्कूल में, तब वहाँ पर बहुत सारे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जब हम क्लास में जब टीचर्स होते हैं तो वो हमें एक एक बच्चे को जैसे हम खड़ा करके रीडिंग नहीं करवाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें रीडिंग करवाया करती थी एक टीचर। तो वो जब भी रीडिंग करवाती थी तो वो ये कहती थी कि आपको न्यूज़ इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर पे जब सब न्यूज़ रीडिंग करते हैं तो उस हिसाब से, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो
उसके बाद मैंने जब 10th ग्रेजुएट की, 12th की, तो जब 12th में सब बच्चे सोचते कि अब आगे क्या करना है, तो वैसे तो 11th 12th में मेरे पास जो ऑप्शन था, मैंने लीगल स्टडीज लिया था एक बैकअप ऑप्शन में कि मैं भी लॉ करूंगी, क्योंकि मेरे परिवार में आधे से ज़्यादा लोगों ने लॉ की है। लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मेरा मीडिया में एक रुचि थी, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी अंदर से कि मैं ये भी जानूं, मैं वो भी जानूं। तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे लगता है कि आज मैं मीडिया फील्ड में हूँ। और मैं उन बच्चों में से हूँ जो क्लास में खड़े होने से भी डरते थे कि मेरा आंसर सही होगा या गलत। तो पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और हाँ आज सर अभी तो आप बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री लोग जाते हैं या फिर बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर के आप इंटरव्यूज वगैरह करती हैं। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप अपने डर से लड़ते हो तो वो डर खुल जाता है। और कहीं अब मुझे वो नर्वसनेस ऑब्वियसली होती है, आप किसी के साथ भी बैठते हो, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो आपसे बड़ी पोजीशन पे ही कोई होगा। तो अभी मिनिस्टर्स के साथ जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो एक वो नर्वसनेस अंदर होती है, बट फिर वो कंफर्ट लेवल मेरा एक बैठ जाता है कि जब आप काम, मतलब मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो जब मैं वो काम करने लगती हूँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, दूसरा सवाल पूछा, तो वो कंफर्ट अपने आप बैठ जाता है। और इतना अब मुझे लगता है टाइम हो गया है, इतने लोगों के साथ मैं बैठ गई हूँ, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है इस चीज़ से। दूसरा मैं पूछूंगा, भले ही अभी 2025 चल रहा है, लेकिन अभी भी लड़कियों को लेकर के माँ बाप थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं। अभी छोटे से कस्बे से वो बड़े शहर में भी भेजने में उनको दिक्कत रहती है, उनको चिंताएं रहती है कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। लेकिन आपको तो लंदन उन्होंने भेज दिया, आपके घर वालों ने, तो ये किस तरीके से और आपके मन में कैसे आया कि आपको लंदन से ही पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है? मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने अभी जैसे बताया कि मेरे पापा का एक एम था कि मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है। साथ ही साथ मेरे अंदर भी ये रुचि थी जब मैं वहाँ पर थी क्लास 10th में, स्कूल में। स्कूल से मुझे लगता है स्कूल ने मुझे काफ़ी कुछ बनाया, क्योंकि आप जब बोर्डिंग स्कूल में जाते हो तो एक आपके अंदर इंडिपेंडेंसी जो होती है, एक स्किल होती है जो आपको आनी चाहिए। या तो आप बोर्डिंग में जाके बन सकते हो या बोर्डिंग में जाके आप बिगड़ सकते हो, दो चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बनने की तरफ एक जर्नी शुरू की थी, और वो जर्नी आज भी चल रही है। और जो सवाल आपने किया कि माँ बाप कैसे भेज देते हैं इतनी दूर, क्योंकि आज भी लोग, मुझे लगता है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और आपके पेरेंट्स थोड़े ब्रॉड माइंडेड है, अब मेवाड़ जैसे रीजन में लड़कियों को निकलने ही नहीं देते बाहर, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने हिम्मत करके मुझे भेजा, तो आज उनको रिजल्ट भी मिला है, मैंने उस तरीके से काम भी किया है। बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स बाहर भेजते। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अंदर आजकल रिस्क टेकिंग वाली चीज़ आ गई है कि चलो मैं अपने बच्चों की, पहले तो ये होता था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो 2-4 माइंडसेट जो आपके करियर ऑप्शंस होते थे। लेकिन आज ये कि यार चलो इसको इसमें करना है, तो इसका इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इसको इसमें डाल के देखता हूँ, क्या पता कुछ। तो मुझे लगता है कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है पेरेंट्स की, वो बढ़ गई है। और इस हिसाब से जब मैं लंदन में भी देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स हिम्मत करके उनको भेजते ताकि वो आगे बढ़ सके। आप जब लंदन यूनिवर्सिटी में गई, जहाँ आपने अपनी पढ़ाई करी, तो वो पहला आपका अनुभव कैसा रहा जब आप पहली बार हिंदुस्तान से और वहाँ लंदन आपने लैंड करा, और वो पूरा थोड़ा सा बताइए। यहाँ से वहाँ जाना, मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ गए थे, और हमेशा से जब भी मैं किसी भी नए स्कूल में जाती हूँ या कभी भी कोई नई जगह शिफ्ट होती हूँ, तो पहली बार मेरे भैया, मेरे पापा और मेरी मम्मी तीनों मुझे छोड़ जाते। तो लंदन भी गए थे वो लोग। तो वहाँ जाने के बाद वो तीनों थे मेरे साथ, तो मेरे अंदर एक हिम्मत थी। बट उसके अलावा वहाँ जाने के बाद जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हो, तो एक जो फीलिंग होती है कि आप अपने देश से बाहर, क्योंकि वो समझ आ जाता है। प्लस जैसे हमारे एयरपोर्ट से निकलते तो बाहर टैक्सी वगैरह सब खड़ी होती है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे टैक्सी की एक पूरी पार्किंग की अलग बिल्डिंग है, आपको उसमें जाना पड़ता है, उन लेवल्स पे जाना पड़ता है। आप ऊबर बुक, आप जाएं तो आपका रीजन चेंज करना पड़ता है, आपको ऊबर बुक नहीं होती है। प्लस आप ऊबर वाले को कैश नहीं दे सकते हैं, वहाँ कार्ड से ही पैसे पहले कटते हैं, फिर ऊबर आती है आपकी। और बसेस जो हैं, ट्रेन्स जो हैं, वो सब थोड़ा अलग उसमें काम करते, सबके अपने अलग एप्लीकेशंस हैं जो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको समझ में आता है कि अच्छा इससे ये जाना है। फिर बसेस के नंबर अलग हैं, ट्रेन्स के नंबर अलग है। जैसे हमारे यहाँ पे एक डेस्टिनेशन से अगर दूसरी डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं तो हिंदी में नाम है, हमें पता है, वहाँ पे इंग्लिश में है, लेकिन अब ट्रेन्स के नाम भी अलग अलग है। जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन लाइन जो दिल्ली में चलती है, मुंबई में चलती है, उनके अलग अलग नाम है, उस तरीके से वहाँ पर भी है। पर उसको समझना कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है और पहली बार में पॉसिबल नहीं है। ये या तो आप
यूट्यूब से सारी जानकारी लेके जाएं, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आप वहाँ पे लैंड करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इस पर भी। तो पर पहली बार पहला एक्सपीरियंस जो होता है, आप कितना भी कुछ भी कर ले, वो एक नया एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, क्योंकि एक नए देश में आप आए हैं, प्लस आप पढ़ने के लिए वहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए ज़िंदगी में एक बार, और मैंने जो किया मेरे लिए बहुत अलग था वो। तो आप यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी में पहला दिन आपका कैसा रहा? क्योंकि वहाँ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, कई कई कंट्रीज के स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में आपने कैसे कोप अप करा, और वो भारतीय स्टूडेंट्स को बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से देखते हैं? पहला दिन जो मेरी यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पर जो मतलब मेरी जो पहली क्लास थी वो चालू हो गई थी और मैं लेट थी उस क्लास में। लेकिन जब मैं गई तो मतलब आपको पहले तो सब कुछ आईडी कार्ड वगैरह वो जो सब लेते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री होती है। तो जो आईडी कार्ड्स जो आपको मिलते हैं, उसके बाद ही आप आपकी बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा टैब सिस्टम होता है वहाँ पर। उसके बाद जब मैं क्लास में गई तो मेरी क्लास में जो बच्चे थे, कुछ इटली से थे, कुछ यूके से ही थे, कुछ जर्मनी से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ साउथ अमेरिका से थे, यूएस से थे। तो आपको जब डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं तो पहली बार में आपको लगता है कि कुछ अलग है यहाँ पे, मतलब इस क्लासरूम में कुछ नया है। प्लस जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि आप हमें वहाँ पे सर मैडम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जाओ कि सर गुड मॉर्निंग, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको वो नाम से बोलते हैं कि हमें नाम से बुलाओ आप, क्योंकि वहाँ वो कल्चर है। वो बच्चों के साथ बच्चा बन के ही रहते हैं, मतलब बच्चा बन के लाइक फ्रेंड्स। हाँ, कि आप हमें नाम से बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, XYZ जो भी आपके मन में है, उस तरीके से वहाँ का माहौल है पूरा। तो आप लेट गए थे तो पनिशमेंट मिला नहीं मिला? नहीं, मतलब वो मेरा पहला दिन था और मुझे क्लासरूम मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई थी। क्योंकि वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स है और कैंपसेस जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। तो वो बिल्डिंग का नाम जो था वो दूसरा लिखा हुआ था, पर उन्होंने क्लास चेंज कर दी थी, इसलिए मैं क्लास में लेट पहुंची थी। तो ये जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो और बाकी कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं? बिहेव ऐसा कुछ अलग नहीं करते हैं आपके साथ, मतलब हम इंडियन हैं और हमारे जैसे साउथ एशियन जो भी कंट्रीज हैं, जिसमें बहुत सारी हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी आती हैं, तो हम ब्राउन्स हैं उनके लिए, तो वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये अलग है या ये अलग है। और प्लस हम जब वहाँ गए तो वो एक जो फ्रेंडलीनेस है उनके अंदर कि हम आपको हेल्प कर देंगे, यू आर न्यू हियर। किसी को अगर इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो दे हेल्प आउट। ऐसा नहीं है कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इंफीरियर फील नहीं कराते। हाँ, बिल्कुल भी इंफीरियर फील नहीं करवाते हैं। प्लस क्लासरूम में ये माहौल नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो वो सब अपने अपने कल्चर को लेकर उसी हिसाब से होते हैं। जैसे मैं अपने कल्चर को लेकर हूँ कि यार मेरा कल्चर अलग है, तो उनके लिए भी उनका कल्चर अलग है हमारे से, तो वो सेम थॉट्स होते हैं मुझे लगता है। तो कुछ ड्रेस यूनिफॉर्म का कुछ ऐसा फिक्स है या कुछ भी पहन के जा सकते हैं? नहीं, यूनिफॉर्म्स नहीं होती यूनिवर्सिटीज में। आप जैसे यहाँ पे आई डोंट थिंक सो किसी यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म होती है, मुझे नहीं लगता। बीएड में लोग पहनते हैं, उसके अलावा तो नहीं पहनते। तो वहाँ कैजुअल्स आप आराम से पहने, जो आपकी इच्छा हो वैसे। दूसरा आपने बताया कि वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे जी। तो भारत पाकिस्तान तो हमेशा दुश्मन की तरह रहते हैं, तो वहाँ वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से, ऐसे दुश्मनी के भाव से देखते हैं या फिर वो थोड़ा फ्रेंड्स के टाइप के रहते हैं? मुझे लगता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो हम हैं तो एक ही थे, तो एक ही एक टाइम पे। वो वहां जाकर जो भारत पाकिस्तान की यहाँ पे मेंटालिटी है वो बहुत अलग है यूके के अंदर, या आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाओ। आजकल इंडिया और पाकिस्तान वाले वहाँ साथ में रहते हैं। मेरे कुछ नोन में ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो साथ में एक घर में रह रहे हैं, और जो एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, पर बहुत अच्छे से रहते हैं। इवन वहाँ के आप वीडियोस देखें लोगों के, तो वो यूनाइट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मेंटालिटी क्योंकि बदल जाती है ना। हमें लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो AK-47 लेके खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता। वो भी, उनकी भी मतलब अपनी जनता है, उनके हम जैसे ही लोग हैं, पर कुछ ना कुछ परसेप्शंस इंडिया के लिए उनके दिमाग में खराब है, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए खराब है। पर वहां जाके जो एक यूनिटी बिल्ड होती है वो मुझे लगता है कि हमारे देशों में नहीं है। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि पाकिस्तान के बारे में अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग इंडिया के बारे में अलग है। आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से डिग्री भी ले ली शायद, तो अभी उसमें जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और उसको आप हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम और लंदन का एजुकेशन सिस्टम में कंपैरिजन भी थोड़ा सा बताइए कि क्या खासियत है वहाँ।
मुझे लगता है कि बाहर अब्रॉड स्टडीज हमारे देश से जब शुरू हुई, जब महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उस टाइम से, उस टाइम की जो अब्रॉड स्टडीज थी वो लोग कहते कि बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, मानी जाती थी, और वो कल्चर तब से शुरू हुआ है हमारे देश में। लेकिन उसके बाद जब हम लोग जाने लगे, जैसे मेरे से पहले बहुत लोग जा रहे हैं, मेरे बाद बहुत लोग आएंगे, मैं गई हूँ, तो कहीं ना कहीं जो एक एक्सपीरियंस है वो स्टडीज़ का जो है वो बहुत अलग है। एकेडमिक्स में इंडिया से एजुकेशन काफ़ी अलग है, वहाँ पे थोड़ी एडवांस कह लो कि वो है। प्लस इंडिया में इट्स लाइक कि आपके एग्जाम्स है तो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है, वो थिंकिंग नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी एक इंडिपेंडेंट स्किल डेवलप करवाते हैं, जिसमें रिसर्च आ गया, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए, आपके अपने ओपिनियंस आ गए, उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लस वहाँ के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो होती वो आपके ऊपर बेस्ड होती कि व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, तो वो चीज़ें वो ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लस जो आपको पसंद है और उस पर आपकी कैपेबिलिटी मेजर की जाती है कि अच्छा ये चीज़ में ये अच्छा है, वो अच्छा, उस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम पे जैसे फोकस करते हैं, वहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है यूके की स्टडीज़ में और अब्रॉड स्टडीज़ में, कह लूँ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है, काफ़ी प्रैक्टिकल है देखा जाए तो। आपकी डिग्री वहाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका पहला जॉब भी मिला आपका, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोसेस रहा था, किस तरीके से मिला? प्रोसेस में कहूँगी कि आप भी जर्नलिज्म में, मैं भी जर्नलिज्म में हूँ। नेटवर्क जो होता है वो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अच्छा आप जर्नलिज्म में तो नेटवर्क होना ही चाहिए। तो नेटवर्किंग से मुझे मेरी जॉब मिली थी, और प्रोसेस लंबा होता है काफ़ी अपने अपने जगह पर। और मैं बाहर से हूँ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, उसके बाद मैंने जॉब ली। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ सबको जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि सबको सरवाइव करना है उस कंट्री में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लोन लेके आते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, तो उनको वो लोन चुकाने भी होता है वापस, तो एक वो भी चीज़ होती है कि उनको जॉब्स करनी पड़ती है। तो सब बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और पार्ट टाइम में आपको 20 आवर्स अलाउ करते हैं वो लोग जॉब करने के लिए पूरे हफ्ते में। तो इस हिसाब से लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हो तो वहाँ पर भी प्लेसमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। वो लोग आपको गाइड करते हैं कि इस तरीके से आप रिज्यूमे बनाएं, इस तरीके से आप अप्लाई करें तो आपकी जॉब्स लग जाएंगे। बाकी मेरे कोर्स में प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं था, जिन कोर्सेज में होते हैं तो वो लोग प्लेसमेंट्स भी देते हैं। तो मेरी जो जॉब है वो मैंने नेटवर्किंग से ही ली थी। अभी आप वहाँ एक चैनल में काम कर रही हैं, काफ़ी बड़ा चैनल है, तो वहाँ का जो मीडिया है, लंदन का मीडिया, वो भारत को किस तरह से देखता है, किस नज़र से देखता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बायसनेस होती है अपने अपने देश को लेके। और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ पर वो इंडिया को कभी कभी, क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर है वो इंडिया को इस तरीके से फ्रेम करता आया है, और मुझे लगता है करता भी रहेगा इन फ्यूचर। बट अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट स्टिल कोई भी हमारा मिनिस्टर आता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस पर क्वेश्चंस होते हैं। मीडिया की जब आप बात करें तो इंडिया को अब जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक हम आंख ऊपर करके देख सकते हैं, जो लोग देखते हैं मीडिया में। वो वेस्टर्न मीडिया ऐसी है कि इंडियन मीडिया की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो मैं कहूँगी। और मुझे लगता है कि मैं इंडिया से हूँ, बट इंडियन मीडिया आज के टाइम पे सिर्फ न्यूज़ ब्रेक करने में कि हमें पहले मिल जाए, हमें पहले मिल जाए, ऑथेंटिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं लैक करती है और कर रही है। तो आप जब वहाँ काम कर रहे हैं लंदन में, और उसमें जो न्यूज़ चैनल है, तो जैसे कि जो BBC है वो भी वहीं से ओरिजिन है उसका, तो वो जो इंडिया का कश्मीर है, हमारा ही कश्मीर है, लेकिन उसको भी वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इस तरीके का आपको कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ी हो क्योंकि आप वहाँ जॉब कर रहे हैं इस वजह से? नहीं, ये सारे चीज़ें आती है आपके उसमें, और लोग करते भी हैं। मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया है, बट वहाँ पे हमारे इंडियंस के अलावा उसको सब इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर ही बोलते हैं। जैसे हम POK को बोलते हैं, वैसे
बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो सब इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर ही बोलता है उसको। तो आप जैसे राजस्थान के लोग भी हैं वहाँ, कुछ मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार को, तो आप किस तरीके से उनको वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा वो बताइए वो सेलिब्रेशन का। देखो, जब हम बाहर जाते हैं तो मैं तो एक स्टूडेंट थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे सेलिब्रेशंस भी होते हैं। तो मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे अब डालती रहती हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें भी हो रही है, और अगर वहाँ पर भी कोई लोग हैं तो वो भी हमसे जुड़ सके। तो जैसे राजस्थान की एक एसोसिएशन है वहाँ पर, जिसमें उन्होंने सब राजस्थान के जो लोग हैं उनको जोड़ रखा है, और सभी लोग जितने भी राजस्थान के जुड़ते हैं, तो जैसे गणगौर हम वहाँ मनाते हैं। एक हम ईयरली बेसिस पे एक सेलिब्रेट करते हैं जिसको जीमण कहते हैं। जीमण में राजस्थान के अच्छे अच्छे लोग यहाँ से भी फ्लाई करके जाते हैं लंदन उस चीज को देखने के लिए कि लंदन में भी राजस्थान का जो कल्चर है वो कितना जबरदस्त बना रहे हैं। वैसे ही जीमण में वहाँ पंगत लगती है, उस पर लोग बैठते हैं, दाल बाटी बनती है, और दाल बाटी भी सब वहाँ के घर से लोग बनाते हैं। और मतलब जो राजस्थान का खाना होता है, मिर्ची टमाटर, सेव टमाटर, उस हिसाब से सब वहाँ पर बैठकर खाते हैं। हाँ। राजस्थान का जो पर्यटन है वो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत विदेशों से लोग आते हैं, फ्रांस से भी आते हैं, लंदन वगैरह से भी आते हैं। तो आप वहाँ रह रही हैं, कभी ऐसा डिस्कशन होता है आपके फ्रेंड्स के साथ में जो बाहरी देशों के लोग हैं कि हाँ हम भी जाना चाहते हैं राजस्थान, ऐसा कुछ? हाँ, काफी लोग हैं। राजस्थान तो बहुत पॉपुलर है बाहर हम देखें तो, कि राजस्थान की जो ब्यूटी है, प्लस जो 2-4 हमारे बड़े बड़े शहर है जिनको लोग नाम से जानते हैं, कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, तो ये कुछ ऐसे शहर है जहाँ से लोग वहाँ हैं भी, तो वो भी प्रमोट करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये कि आप जब इंडिया से वहाँ जाते हैं तो एक इंडिविजुअल जो इंडियन है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप किसी स्टेट से हैं तो आप उस स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, एज एम्बेसडर आप बोल लो। तो वहां पे जब आप होते हो तो एज एन इंडियन, एज एन राजस्थानी, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते कि हमारे वहाँ पर भी ये है। और आप देखते कि जिस तरीके से अब राजस्थान फुल्ली बुक्ड रहता है, बाहर के लोग आके यहाँ शादी करते हैं, तो वो एक टूरिज्म का मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से डिजिटल मीडिया काम करता है, उस हिसाब से जो प्रमोशंस, जो एक्सप्लोर हम राजस्थान को कर सकते हैं अब्रॉड में, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। अभी जैसे सीएम भी आए थे कुछ महीनों पहले राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है ये चीज़ राजस्थान के बारे में। और एज एन इंडिविजुअल हम भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं, हम कुछ फोटो लगाते हैं या कुछ वीडियो लगाते हैं, तो लोग देखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए वहाँ के लोग, वो देखते कि यार ये तो बहुत सुंदर जगह। और वैसे राजस्थान जानते हैं लोग कि हाँ राजस्थान बहुत सुंदर है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे मैं कहूँगा कि जो और महिलाएं देख रही हैं या पुरुष जो भी देख रहे हैं, जो ड्रीम है उनके, उसको सच करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। और हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, प्लस पैशन आपका है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग आपका हाथ पकड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपका हाथ छोड़ेंगे, आपको बस चलते रहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं, वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दैट, कि अच्छा इसमें क्या नया है। हर इंसान की, आप अभी सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि हर इंसान की अपनी एक फॉलोइंग है, और उस फॉलोइंग से सबके साथ अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका जब नंबर आएगा तो लोग देखेंगे आपको, जाएंगे आगे। और मुझे लगता है कि जो आजकल की महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं कि पीछे है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को मैं जानती हूँ जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं अपने अपने फील्ड्स में। और वहाँ पर जब मैं देखती हूँ इंडियन फीमेल्स किसी पोजीशन पे होती है, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है अपने लिए कि अच्छा मेरी तरह और भी लोग हैं यहाँ पर। तो और बाकी एक मैसेज बस यही है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी हमने बात की राजनंदिनी शर्मा से, आपने सुना होगा इनकी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशन वाली है। आप इससे ये सीख सकते हैं कि इन्होंने भी एक छोटे से कस्बे से पहुंचकर और लंदन जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा नाम कमाया है। तो आप भी इन्हीं की तरह मेहनत करिए और अपना जो भी गोल है उसको अचीव करिए। और ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है, राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू।